दोस्तों नमस्कार। साइबर क्राइम के बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए आरबीआई ने कुछ अच्छे कदम उठाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में नागरिकों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। अब ये अच्छे कदम क्या हैं? किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं? आज हम इसकी जानकारी लेंगे। क्योंकि आज आरबीआई गवर्नर ने अपनी स्पीच में जिन बातों का जिक्र किया, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो साइबर फ्रॉड में कमी आएगी। और सरकार की तरफ से भी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो उचित हैं, लेकिन अभी उनमें और प्रयास जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट हो रही है, फ्रॉड करने के तरीके भी बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं। इसके लिए पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आरबीआई ने क्या कहा है, और उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि आरबीआई को और क्या करना चाहिए इस तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों आरबीआई ने जो कहा है, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जिन बातों की आज हमें चर्चा करनी चाहिए, वो है कि हम अब डबल ऑथेंटिकेशन, जो डिजिटल सिक्योरिटी है, उसमें उन्होंने कहा कि हम एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, आप हैं, आपका व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, बैंक अकाउंट है, यहाँ तक तो सब ठीक है क्योंकि आपसे बिलोंग करता है। लेकिन जब भी ट्रांजैक्शन होती है तो कभी ना कभी बैक ऑफ माइंड एक ये डर रहता है कि क्या ये वास्तव में सही नंबर है। जब तक सामने से कंफर्मेशन ना आ जाए, जैसे यूपीआई में होता है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो कि आपको सामने वाला अपना कोई भी मोबाइल नंबर देता है, लेकिन आप उस मोबाइल नंबर के साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये वास्तव में नाम उसी व्यक्ति का है या नहीं। तो जैसे ही आप यूपीआई में नंबर फीड करते हैं तो आपको सामने से दिख जाता है कि यह किसका अकाउंट है, क्योंकि यूपीआई कहता है फेचिंग बैंक डिटेल्स। तो आपको ये पता लगता है कि ये बैंक अकाउंट है किसका। इसीलिए जो यूपीआई सिस्टम है वो काफी सुरक्षित है। आप पेमेंट करने से पहले सामने वाले से पूछ सकते हैं कि ये क्या आप ही का अकाउंट है। अगर वो हाँ बोलता है तो आप पासवर्ड डाल के पेमेंट आगे कर सकते हैं। यही तरीका अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में हो तो कितनी सुविधा होगी। यही बात इस समय जो आरबीआई है वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो ऑथेंटिकेशन की बात है, एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, वो अभी हमने डोमेस्टिक डिजिटल पेमेंट में तो मैंडेटरी कर दिया है। अब हम इसको एक्सटेंड करेंगे इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट को लेकर। मतलब विदेश में आप किसको भेज रहे हैं, जब तक वहां की संस्था उसको ऑथेंटिकेट नहीं करेगी तो आपको पता नहीं लगेगा। अब सवाल इस बात का है कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये वही ऑथेंटिक इंटरनेशनल संस्था है। इसलिए मुझे लगता है कि आरबीआई को एक काम करना चाहिए, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वहां पे स्टॉक एक्सचेंजेस हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हो, आरबीआई को सिर्फ उन वेबसाइट्स को परमिट करना चाहिए हिंदी इंडिया में जिनका एक्सेस हो, जो भारत सरकार की किसी न किसी रेगुलेटरी एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड हो। और उसका एक कॉमन पोर्टल होना चाहिए ताकि हमें ये पता रहे कि वास्तव में ये एजेंसी ऑथेंटिक है, रेगुलेटेड है, रजिस्टर्ड है या नहीं है। क्योंकि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट आप किसके पास जाएंगे, ये आज एक सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसी साइट्स, ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे बैंक्स, ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया में खुल रहे हैं जो ये बात कर रहे हैं कि हम नया एक्सचेंज खोलेंगे, नया कॉइन लॉन्च करेंगे, लेकिन किसी को नहीं पता उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है। इस समय करीब 40 से 50 हजार संस्थाएं ऐसी हैं जो क्रिप्टो कॉइन्स लॉन्च कर चुकी हैं। अब किसको पता कि कौन सा सही है, कौन सा गलत। इसका कोई ग्लोबल डेटाबेस है? अगर है तो कहाँ है? क्या वो ऑथेंटिक है? मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पे एक तो ये कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, लेकिन अगर भारत में लगता है कि कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट से जो ऑथेंटिक नहीं है उसके एक्सेस को बैन कर देना चाहिए। क्योंकि अगर उस संस्था को भारत में व्यापार करने की इच्छा है तो वो कंसर्न अथॉरिटीज के पास आए, अपने आप को रजिस्टर कराए और अपनी वेबसाइट लिंक को उसमें एंडोर्स कराए। मुझे लगता है इससे काफी हद तक जो फ्रॉड है वो रुक पाएंगे। अब ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये चीज मैंडेटरी नहीं है। तो आरबीआई को ये कह देना चाहिए कि जितने भी इंटरनेशनल पेमेंट होंगे, अगर वो रजिस्टर्ड डोमेन में नहीं जा रहे हैं तो वो पेमेंट परमिट नहीं होंगे, आपको रजिस्टर्ड डोमेन के थ्रू ही भेजना होगा।
और उसकी परमिशन वो वहां के क्लाइंट से ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है एक सेफ्टी लेवल को लेकर। लेकिन इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट में जो एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिसिटी है, ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कदम होगा। दूसरा, भारत में भी हमने देखा बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बैंकिंग सिस्टम के नाम पे छोटी मोटी कंपनियां बना के नाम अपना कुछ भी लिख लेती हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने लगती हैं। अब ये कंपनियां या वेबसाइट्स या वॉलेट्स या एप्स रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, ये ऑथेंटिक है या नहीं है, या ये फ्रॉडेस्टर है या नहीं है, ये आम आदमी को कैसे पता लगेगा? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने दो बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए। एक तो जितने भी भारत के बैंक होंगे उनको अपने बैंक के नाम के साथ बैंक.in लिखना होगा एज ए रजिस्टर्ड आईडी। कम से कम उससे ये पता लग जाएगा कि ये बैंक भारत में रजिस्टर्ड है, ये संस्था बैंक है और भारत में रजिस्टर्ड है। अब बैंक को ऑथराइजेशन करने की संस्था भारत में एक ही है, वो है आरबीआई। इसका मतलब ये है कि पहले उस बैंक को आरबीआई जाके अपने डोमेन को बैंक.in की परमिशन लेनी होगी और फिर उसको लॉन्च करना होगा। उसके बाद जितनी भी कम्युनिकेशंस होंगी, चाहे वो ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं कस्टमर्स को, या कस्टमर की कम्युनिकेशन है, कस्टमर सर्विस है, वो जब तक फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक.इन नहीं लिखा हो या SBI.बैंक.इन नहीं लिखा हो, तब तक आप उसको ऑथेंटिक मत मानिएगा, क्योंकि बैंक.इन अभी चल रहा है। या बैंक.com, SBI.com से क्या पता लगता है ये किसकी साइट है, क्योंकि SBI नाम से तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है एक जो साइबर सिक्योरिटी है उसके लिए एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में ऑपरेट करती हैं लेकिन रेगुलेटेड या रजिस्टर्ड नहीं है। अब उन पे कैसे कंट्रोल होगा? वो भी NBFCs हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बैंक नहीं। उनके लिए भारत सरकार ने ये कहा है कि अब जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में डोमेन में काम करेगा और जो रजिस्टर्ड बॉडी है उसको अपने नाम के साथ fin.in लिखना होगा, FIN.in। इसका मतलब ये फाइनेंशियल कंपनी। नहीं तो कहीं भी ब्रोकर से, किसी भी कॉल सेंटर से आपको मेल आते रहते हैं, आपको नहीं पता ये मेल भेज कौन रहा है, क्योंकि वो बार बार लिखते हैं कि हम बैंक द्वारा ऑथराइज्ड हैं, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। मुझे लगता है अब ये नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कि वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, तो उन कंपनियों को और बैंकों को अपने ऑथराइज जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए एक डोमेन नेम क्रिएट करके देना होगा अपने ही वेबसाइट से, ताकि वो वहां से कम्युनिकेट कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी ईमेल जो आपके पास बैंक.in या fin.in से नहीं आ रही है, मुझे लगता है आपको तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक और बात जिसको लेकर काफी बातें करी हैं आरबीआई ने, वो ये कहा है कि जितनी भी NBFCs हैं उनके यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी जो सिस्टम है बहुत वीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी संस्थाएं हैं, उनके पास IT एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, सर्वर भी उनके किसी और के होते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आरबीआई को जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर हैं इंटरनेशनल लेवल पे और जो सिक्योर हैं, उनके साथ टाई अप करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि एक रेगुलेटेड फी में जो फी स्ट्रक्चर्ड हो, ताकि वो एग्जॉर्बिडेंट फी चार्ज ना करें। उस बेस पे अगर इस तरह की क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अगर आरबीआई कोई अंडरस्टैंडिंग करती है और रेट तय करती है कि अगर छोटी NBFC है, मान लीजिए इसका टर्नओवर 1 करोड़ तक है, उसको डोमेन होस्टिंग के लिए 1,000 रुपए देना है, जिसका 10 करोड़ है वो 10 दे, और जिसका 100 करोड़ है वो 100,000 रुपए, 1 लाख रुपए डोमेन फी दे। तो इस तरह से अगर हम उसको कर लेंगे तो मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस पूरे सिस्टम को लेकर। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ये प्रयास तो अच्छे हैं, निश्चित रूप से बहुत सारे फ्रॉड कम होंगे। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अथॉरिटीज को भी लिख सकते हैं कि और क्या सुझाव है, क्योंकि जब भारत सरकार साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहती है और आप में से किसी का भी एक्सपीरियंस है जो सुझाव दे सकता है जिससे सिस्टम और इम्प्रूव हो सकता है, तो मुझे लगता है वो देश हित में होगा, जनता के हित में होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि ये सुझाव जनता के बीच में जाए और जनता इन चीजों को अपनाने का प्रयास करे ताकि फ्रॉड से बच सके। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।